सारे गरे सारे ग म गरे सारे ग म प द प म गरे सा सारे 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 ग म गरे सा नी रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। और उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका रियाज बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज एक अलग सी टॉपिक पे हम इसमें बात करने वाले हैं। आज एक कमेंट आया, अभय जी हैं हमारे एक। तो अभय जी को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए थी। राग के बारे में लगने वाले बादी संवादी स्वर क्या होते हैं, इसको कैसे समझें। तो आज मैं इससे सेपरेट एक रागों के बारे में जो बेसिक जानकारी हम लोग समझते हैं जब रागों की, तो उसमें दो चार चीज़ें अगर किसी का आप ट्यूटोरियल देखेंगे या हम सीखने भी जाते हैं तो उसमें दो चार चीज़ें आपको गुरुजी टीचर्स सब समझाते हैं और बताते हैं कि भैया इस राग का थाट ये है। किसी भी राग का थाट कुछ भी मानते हैं। और इस राग का वादी स्वर ये है, संवादी स्वर ये है, इस राग की जाति ये है, इस राग का आरोह स्वर ये है, पकड़ स्वर ये है। तो ये सब बता तो दिया जाता है, लेकिन कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता है कि ये वादी बोलते किसको, संवादी किसको बोलते हैं, आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है। उसके बाद भी हमें आइडिया नहीं लगता कि यार ये जो हम जो सीख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं इसको अगर और आसानी से हम समझ जाते तो कितना अच्छा रहता। तो इसको आज मैं ये पूरी जो एक दुविधा है ना, एक परिचय, राग परिचय जो बेसिक जानकारी आप लोग समझते हैं तो उसमें बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं आपको। तो इसको मैं आज फिनिश कर दूंगा अच्छे से समझा के, और ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे से समझाऊं, नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं राग क्या होता है। तो पूरी जानकारी समझेंगे कि राग क्या होता है। राग तालबद्ध रचना। आप समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। तालबद्ध रचना जिसमें आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। इधर उधर जैसे हम गीत गाते हैं, कोई भी गीत गाते हैं तो इस गीत में हम अलग अलग स्वर यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए राग दरबारी में कोई गीत है, जैसे राग दरबारी का स्वर क्या है, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा गा रे सा। स्केल से शार्प है, सारे गा रे सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा गा रे सा। गा धा नी, ये तीन स्वर कोमल लगता है, बाकी हमारे शुद्ध लगते हैं। अगर हम दरबारी में कोई गीत गा रहे हैं तो तीन स्वर हमारा जो ग धानी जो कोमल लग रहा है, अगर हम उसको चाहें तो शुद्ध भी यूज कर सकते हैं। इसको विकृत स्वर कहते हैं, यानी विवादित स्वर भी कहते हैं। तो इसको हम यूज करके अगर चाहें तो गीत गा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ठीक है, लेकिन फिर भी लेकिन जब राग गाते हैं, जब हम राग गाते हैं और राग सीखते हैं, गाते हैं, तो हम उसमें ये काम नहीं कर सकते। समझे आप? जैसे ये काम नहीं कर सकते कि हम इधर से कोई स्वर यूज कर लिए, उधर से कोई स्वर यूज कर लिए, ये सब हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को यूज ना कर पाते, इसीलिए उसका नाम कहा गया है कि तालबद्ध रचना। इसीलिए क्या कहा गया कि तालबद्ध रचना, स्वरों की तालबद्ध रचना को, और जिसको गाने से आनंद की प्राप्ति हो, यानी मन मंत्र मुग्ध हो जाए, उसको राग कहते हैं। और राग में आता है, आपको बताया जाता है कि थाट, इस थाट का ही राग है। तो जैसे 10 थाट रखे गए, जैसे मान लीजिए कि एक कोई देश है, उस देश के कई सारे राज्य होते हैं, तो उस राज्य में कई सारे जिले होते हैं, ऐसे बांटा रहता है हर चीज। तो ऐसे पर्टिकुलर मान लीजिए अब सारे जिलों को देश घोषित कर दिया जाए तो कैसा लगेगा, बहुत सारे देश हो जाएंगे, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। तो अलग अलग चीजों को इसलिए समझने के लिए उसको क्या गया, एक पर्टिकुलर जगह के साथ रखा गया है। जैसे पहले मान लीजिए क्या होता है, एक छोटा सा गांव होता है, गांव में फिर जिला होता है, जिले में फिर एक स्टेट होता है, यानी एक राज्य होता है, राज्य में फिर देश होता है। तो देश, तो उसी हिसाब से क्या किया गया, कुछ शास्त्रकारों ने कहा कि यार बहुत सारे राग हैं, इसको किसके अकॉर्डिंग रखा जाए। तो उन्होंने देखा कि जितने भी राग हैं तो 10 थाट बनाया। 10 थाटों में से उन रागों की कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो उस थाट बनाया, उस थाटों में से जो उसके पर्टिकुलर राग हैं, जो उसी स्वर से मिलते जुलते हैं, उसके बादी संवादी आपस में मिलते जुलते हैं, उसको क्या किया, एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, एक कैटेगरी में उसको रख दिया और वो बन गए उस थाट के राग। तो थाट भी आपको समझ में आ गया। ऐसे पर्टिकुलर हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने थाट हैं, 10। और 10 थाटों में हम बहुत सारे राग सीखते हैं। ठीक है, तो 10 थाटों में बहुत सारे राग सीखते हैं। तो ठाट हो गया कि भैया उसके अकॉर्डिंग ये आएगा, राग के अकॉर्डिंग ठाट नहीं होगा, थाट के अकॉर्डिंग राग होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि भैया इस क्या नाम है, जो राग है इसका जो बादी स्वर है ये फलाना स्वर है, यानी कोई ऐसा नाम, एक नाम, और दूसरा संवादी स्वर है ये है। तो जैसे मान लीजिए कि एक राज्य में एक राजा होता है,
ठीक है। उस राजा के कई सारे मंत्री होते हैं, उसमें भी एक खास मंत्री होता है जिसको सब कुछ पता होता है और बाकियों को थोड़ा थोड़ा पता होता है। तो ऐसा जो राग जब बनाया गया तो ऐसे रागों में एक चीज बनाई गई कि वादी, तो वादी क्या होगा, उस राग का राजा स्वर होगा। वादी होता क्या है, वादी वह स्वर, उस राग में लगने वाला वह स्वर जो बार बार यूज हो रहा है, जो कई बार यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए सारे ग म प ध नि सा है, ठीक है, सारे ग म प ध नि सा है, लेकिन जब हम पूरा राग गाते हैं तो कोई ऐसा स्वर होगा जो म स्वर है मान लीजिए, तो म ऐसा देखेंगे कि ध सा रे ग ध नी के अलावा जो ये म स्वर है वो बार बार ज्यादा यूज हो रहा है, यानी बार बार यूज हो रहा है, कई बार यूज हुआ है। सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी स्वर की है तो म स्वर की है, इसलिए उसका वादी स्वर क्या है, म है। ठीक, और अब देखेंगे कि म से थोड़ा कम कौन यूज हो रहा है। तो मान लीजिए म से थोड़ा कम यूज होने वाला ग है, तो मान लीजिए अगर ग है तो फिर ग को क्या कहेंगे, संवादी कहेंगे। ठीक, तो म हो गया यानी राजा स्वर, उससे थोड़ा कम यूज होने वाला स्वर जो हो गया वो हो गया हमारा ग, तो हमारा हो गया संवादी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उस राग में जो स्वर यूज हो रहा है वो वादी हो गया, जो उससे थोड़ा कम यूज हो रहा है वो संवादी हो गया। ठीक, अब आता है जाति, कि जाति क्या होता है जी। तो जाति होता है कि जाति, मान लीजिए हम जाति कैसे पहचानेंगे, आरोह अवरोह स्वर जो होता है, आरोह स्वर क्या होता है, यानी बढ़ते क्रम को, संगीत में इन दो चीजों का बहुत ही बड़ा रोल है, आरोह और अवरोह। हम जैसे गाना को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं गाते हुए, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं, फिर हम बीच में रुक जाते हैं, तो देखिए आरोह अवरोह में ही चलता है। आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने के क्रम को आरोह कहते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आने के क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। तो आरोह अवरोह क्लियर हो गया आपका, यानी नीचे से कोई भी स्वर ऊपर की तरफ जाए तो आरोह हो गया, और ऊपर से पर्टिकुलर एक ऊपर से नीचे की तरफ स्वर आए तो वो अवरोह स्वर हो गया। ठीक है, तो आरोह अवरोह से जाति का पता चलता है कि इस किस जाति का राग है। यानी जैसे कि मान लीजिए किसी के आरोह स्वर में किसी राग के 5 स्वर लगे हैं और अवरोह में 7 स्वर लगे हैं, तो आरोह अवरोह से क्लियर होगा कि ये कौन सी जाति का राग बनता है। ठीक है ना, तो उसको जाति कहा गया, एक नाम दिया गया जाति, तो उसको हम कहते हैं कि ये इस जाति का राग है। क्लियर। अब आता है हमारा कि पकड़ स्वर क्या होता है। ठीक है ना, गायन समय पकड़ स्वर। तो मान लीजिए पकड़ स्वर एक ऐसा चीज कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे इस राग को गाना है, इस गीत को गाना, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एक स्वर दिया जाता है, जिस स्वर को का रियाज करते ही हमें उस राग को गाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आरोह अवरोह में तो कुछ स्वर छूट रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसकी जाति औढ़व संपूर्ण जाति का राग है, तो 2 स्वर इधर से छूट गए, उधर से 7 स्वर लग गया। लेकिन जब हम पकड़ गाएंगे, जब हम गीत गाएंगे तो उसमें ज्यादा स्वर लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसको गाने के लिए एक ऐसे स्वरों का निर्माण होता है कि जिस स्वर से हमको ये उस गीत को, उस राग को गाने में आसानी हो जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा स्वर वही लगेंगे जो उस पकड़ स्वर में लगाया गया है, तो इसलिए थोड़ा आसानी हो जाता है। इसलिए वो पकड़, यानी उसको आपने पकड़ लिया, यानी जकड़ लिया, अब वो इधर उधर नहीं जा सकता है, अब उस राग को आप अच्छे से गा सकते हैं। अब आता है हमारा कि गायन समय निर्धारित। कुछ रागों का जो कहते हैं ना कि जो मोड होता है, सुबह के टाइम पे हम लोग जैसे भैरव भैरवी, आपका विभास, यानी सुबह का मोड क्या होता है, मधुरता होता है, यानी मधुरता होता है। सुबह कोई आपसे चिल्ला के बात करे कैसा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। तो कहते हैं मधुरता, तो मधुरता के स्वरों को सुबह के टाइम पे रखा गया। जो थोड़ा सा तेज स्वर लेने वाला है उसको हम शाम के टाइम पे रखा गया, किसी किसी स्वर को रात्रि के टाइम पे रखा गया। इस तरह से चीजों का जो गायन समय है इसलिए निर्धारित हुआ कि भैया इसका गायन समय रात्रि में है तो इसका तीखा स्वर लग रहा है तो रात्रि में इसका गायन समय हो गया। इसका जी थोड़ा सा मधुर स्वर लग रहा है तो इसको सुबह के टाइम पे। तो शास्त्रकारों ने ये सारी बड़ी विधिवत तरीके से इसकी जानकारी को कोड किया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो बेसिक जानकारी आपको हर राग में सुनने को मिलेगा, हर राग में आपको समझने को मिलेगा। तो मैंने इसको कवर करने की कोशिश किया, आपको बताने की कोशिश किया। और भी कोई ऐसी चीज है तो मैंने लमसम रागों की जो चर्चाएं होती हैं, जो बेसिक जानकारी होती है, वो सारा मैं इसमें कवर कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि ये होता क्या है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए और समझिए कि ये क्या है, और धीरे से मैं नॉर्मल से जानकारी के साथ में आपको बताया हूं कि आपको ये पर्टिकुलर समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।